अच्छा, तो हम लोग बात कर रहे थे भाई, लैब नंबर 1 के अंदर हमने ओम्स लॉ से सर्किट एनालिसिस किए। लैब नंबर 2 में हमने केसीएल और केबीएल सर्किट पे इम्प्लीमेंट किया और करंट वोल्टेजेस फाइंड किए, इस पूरे सर्किट के एनालिसिस किए। अब लैब नंबर 3 जो कि आज की हमारी लैब है, इसके अंदर हम लोग करंट डिवाइडर और वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू सर्किट एनालिसिस करेंगे। तो थ्योरी में आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ होगा, करंट डिवाइडर, वोल्टेज डिवाइडर। पूछ सकता हूँ मैं क्या चीज़ होती है ये? किसी को मालूम है? क्लास, आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो? यस सर, आ रही है आवाज। हाँ, तो करंट डिवाइडर, वोल्टेज डिवाइडर क्या होता है यार? सर अगर किसी भी एक पॉइंट पे मतलब अगर आपको करंट निकालना हो, मतलब जैसे एक रेजिस्टर पे आपको वोल्टेज निकालना हो तो उसकी दूसरी रेजिस्टेंस से प्लस हो जाता है। देखो, करंट, पता नहीं क्या कह रहे हो, वैसे मैं बता देता हूँ। चलो, अगर थोड़ा सा रिकॉल नहीं हुआ हुआ तो मैं कर देता हूँ। ऐसे लैब के अंदर ना इन चीज़ों के मार्क्स होते हैं कि जो आप थ्योरी में चीज़ें पढ़ कर आ रहे होते हैं ना, एटलीस्ट उनकी नो हाउ आपको होनी चाहिए, तभी तो वो लैब में इम्प्लीमेंट कर पाओगे। वरना लैब में सिर्फ यही सीखोगे कि करंट डिवाइडर, वोल्टेज डिवाइडर होता क्या है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाओगे। टाइम तो इसी में गुजर जाएगा सारा। तो मैं बताता हूँ, करंट डिवाइडर अगर आप लोगों ने लैब नंबर 1 और 2 में किया तो इतना तो सबको पता चल गया है कि करंट, किसी भी सीरीज सर्किट की अगर मैं बात करूं तो करंट सेम रहता है। ऐसे ही है। सीरीज सर्किट क्या होता है? जिसमें पाथ ऑफ फ्लोइंग करंट एक ही हो, यानी एक ही पाथ हो पूरे करंट को फ्लो करने के लिए, तो इसको हम कहते हैं कि ये सीरीज सर्किट है। और जो इस रेजिस्टर का करंट होगा, क्योंकि ये रेजिस्टर इसके साथ सीरीज में, वही करंट इस रेजिस्टर का भी होगा, तो सीरीज में करंट हमेशा सेम रहेगा। अब करंट डिवाइडर की जरूरत कहाँ पड़ेगी? जब हमारे पास एक पैरेलल सर्किट होगा। तो ये पैरेलल पैरेलल सर्किट सर की जहाँ क्या? करंट स्प्लिट हो रहा होगा जहाँ वहां पे निकालेंगे क्या? जी जी बिल्कुल। जब भी मेरे पास एक पैरेलल सर्किट होगा, हाँ, तो मैं कह रहा था, जब भी मेरे पास एक पैरेलल सर्किट होगा, इसका मतलब इसमें से फ्लो होने वाला करंट, टोटल करंट तो यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट हुआ, लेकिन इस पॉइंट पर आके करंट स्प्लिट हो गया दो में। जब करंट स्प्लिट हो गया तो अब कुछ करंट यहाँ गया है, कुछ करंट यहाँ गया है। अब वो मुझे नहीं मालूम। टोटल करंट मुझे मालूम था, स्प्लिट होने के बाद वाला करंट मुझे नहीं मालूम। तो ऐसी कंडीशंस में जहां हमारे पास पैरेलल सर्किट हो और हमें करंट फाइंड करना हो, तो फिर हम करंट डिवाइडर टेक्निक लगाते हैं। सही है। इस टेक्निक को लगाने का फायदा क्या है कि बगैर पूरा सर्किट सॉल्व किए हुए, अगर आपको दो या तीन चीजें मालूम है तो आप डायरेक्टली इस ब्रांच करंट को निकाल सकते हैं। अब वो दो या तीन चीजें कौन सी हैं मालूम होनी चाहिए आपको। उसको देखने के लिए हम करंट डिवाइडर और वोल्टेज डिवाइडर का फॉर्मूला देखेंगे। सिमिलरली ये सारी चीजें मैंने बताई करंट डिवाइडर के लिए। करंट डिवाइडर में आप ब्रांच करंट डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो अगर आपको दो चीजें मालूम हो। वो दो चीजें क्या है? एक आईटी करंट, यानी टोटल करंट अगर आपको मालूम है, और दूसरा इन रेजिस्टर्स की वैल्यूज। अगर ये आपको मालूम है, मतलब सर्किट में लिखी हुई हैं, या सर्किट में इनिशियली दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यूज लिखी हुई हैं और आईटी करंट आप निकाल लेते हैं, तो आप डायरेक्टली ब्रांच करंट निकाल सकते हैं। ये होता है करंट डिवाइडर रूल। अभी हम फॉर्मूला भी देख लेते हैं इसका। वोल्टेज डिवाइडर रूल इसी का रेसिप्रोकल होगा। वोल्टेज डिवाइडर कब लगेगा भाई? सर सीरीज में। सीरीज में। क्यों? क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज हमेशा सेम होता है, वहां तो यस। वोल्टेज फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, किसी भी एक का मालूम कर लिया। अब अगर पैरेलल लगे हुए हैं तो सब वोल्टेज सेम होंगे। सीरीज में क्या होगा?
वोल्टेज डिफरेंट होगा, यानी इस रेजिस्टर का जो भी वोल्टेज है उसको मैं बोल देता हूँ कि अगर वो VR1 है और ये R2 है तो इस रेजिस्टर का वोल्टेज VR2 होगा, यानी डिफरेंट वोल्टेज होगा। तो जब भी आपके पास सीरीज सर्किट आएगा उसको सॉल्व करने के लिए आप वोल्टेज डिवाइडर, यानी अगर उसके वोल्टेजेस फाइंड करने हैं आपको तो आप वोल्टेज डिवाइडर का फॉर्मूला लगा के वोल्टेजेस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब वोल्टेज डिवाइडर में आपको किन दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? आपको टोटल वोल्टेज मालूम होना चाहिए, सप्लाई वोल्टेज, सही है, और उसके अलावा इन्हीं दो रेजिस्टर की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो बगैर करंट निकाले हम वोल्टेज फाइंड कर लेंगे, सही है, इन दोनों के। और इसी तरह सिमिलरली करंट डिवाइडर में हम बगैर इनके वोल्टेजेस निकाले, हालांकि ऑल दो वोल्टेजेस सेम ही होंगे पैरेलल में, लेकिन हमें IT अगर मालूम है तो बगैर वोल्टेज निकाले हम दोनों ब्रांचेस के अलग अलग करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन दोनों टेक्निक्स को आज के सर्किट्स में एक दो सर्किट्स हैं उनको हम पे इम्प्लीमेंट करेंगे और हम लोग देखेंगे सर्किट एनालिसिस करके। अच्छा, अब करंट डिवाइडर का फॉर्मूला क्या होता है भाई? सबसे पहले करंट डिवाइडर का फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग। I से रिप्रेजेंट कर दिया है करंट को, सही है। करंट डिवाइडर हमेशा कब लगेगा? पैरेलल सर्किट जब होंगे, अभी हमने बात की। अब मैं नाम दे देता हूँ कि इसका नाम R1 है और इसका नाम R2 है। सबको मालूम है कि भाई अगर ये एक सर्किट है तो यहाँ से फ्लो होने वाला करंट, अब इसके पीछे कुछ भी सप्लाई लगी हुई है, मिसाल के तौर पे ये आपके पास ग्राउंड आ गया, तो इस सप्लाई से फ्लो होने वाला करंट उसको मैं क्या रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि वो मेरे पास टोटल करंट है, IT। इस पॉइंट पर आने के बाद करंट स्प्लिट हो जाएगा कुछ R1 में और कुछ करंट स्प्लिट हो जाएगा R2 में। अब मुझे अगर इसका ब्रांच करंट निकालना है तो मैं इसको नाम दे देता हूँ I1। रजिस्टर बने तो इस वजह से 1। अब करंट डिवाइडर का फॉर्मूला क्या होता है भाई? अभी मैंने बताया कि दो चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, एक टोटल रेजिस्टेंस और दूसरा टोटल करंट। तो IT मल्टीप्लाई बाय इस सर्किट में जितनी भी टोटल रेजिस्टेंस है उसको मैंने नाम दे दिया RT, डिवाइडेड बाय जिस ब्रांच का आप करंट निकालना चाह रहे हैं उस ब्रांच की रेजिस्टेंस। मिसाल के तौर पे अभी मैं ये करंट निकालना चाह रहा हूँ तो इस ब्रांच की रेजिस्टेंस क्या है? R1। तो डिनोमिनेटर में आप लिख देंगे R1। तो अब अगर आपको इस ब्रांच का करंट निकालना है तो आपको ये चीजें मालूम होनी चाहिए, IT, RT और R1। तो बगैर वोल्टेज निकाले आपके पास I1 आ जाएगा। अब पहला सवाल ये है कि भाई RT और IT कैसे निकलेगा? तो मुझे कोई बता सकता है कि इस सर्किट में मैं RT कैसे फाइंड आउट करूंगा? पैरेलल सर्किट। बिल्कुल बिल्कुल। अब पैरेलल का क्या फॉर्मूला होता है? यहाँ मुझे इस सर्किट में नजर आ रहा है कि भाई ये दो रेजिस्टर आपस में पैरेलल कनेक्ट हैं। पैरेलल की डेफिनेशन क्या होती है कि दो कॉमन टर्मिनल होने चाहिए। तो एक कॉमन टर्मिनल ये है, एक कॉमन टर्मिनल ये है। तो दो कॉमन टर्मिनल हैं तो मैं बोल सकता हूँ दोनों रेजिस्टर आपस में पैरेलल हैं। इनको अगर थियोरेटिकली लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि R1 इज पैरेलल विथ R2। और अगर इसका फॉर्मूला लिखना चाहें हम तो हमें मालूम है कि पैरेलल में अगर कोई रेजिस्टर होता है तो टोटल रेजिस्टेंस RT का फॉर्मूला होता है 1/RT इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 एंड सो ऑन। जितने भी रेजिस्टर आपस में पैरेलल हैं वो सब चलते रहेंगे। जी, जी हाँ, ये करंट डिवाइडर रूल है। सर जो मतलब
ये थ्योरी में जो सर ने कराया था वो तो अलग था थोड़ा सा। क्या अलग था? सर उसमें I1 फाइंड करने के लिए R2 मल्टीप्लाई बाय IT था अपॉन R1 प्लस R2। अच्छा, अब इस सर्किट को जरा सॉल्व करो। देखो ये है इसका मेन फॉर्मूला ना। अब अगर दो रेजिस्टेंस आपके पास हो तो RT का मैं फॉर्मूला क्या लिख सकता हूँ? अगर आपके पास दो रेजिस्टेंस पैरेलल है तो RT को मैं यूं लिख सकता हूँ कि R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ठीक है, ये लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, पहले तो ये कंफर्म करो। सर ये तो पैरेलल हो गया रेसिप्रोकल का। हाँ, रेसिप्रोकल क्या मतलब? बस इस फॉर्मूले के थ्रू मैंने ये सॉल्व किया तो ये आंसर आएगा आखिर में। सर ये जो आपने अभी फॉर्मूला लिखा ना CDR का, ये सही है ये वाला फॉर्मूला? क्या बातें कर रहे हो? एक बंदा कह रहा है कि पहले वो समझाएं, दूसरा कह रहा है। देखो मेरी बात सुनो, ये CDR का फॉर्मूला है, सही है। इस फॉर्मूले में अगर आपके पास सिर्फ दो ही रेजिस्टेंस हो, मतलब अगर दो रेजिस्टेंस है मेरे पास सर्किट में, तो मैं इस RT की जगह ये पूरी चीज लिख सकता हूं। क्लास जी सर। लिख सकते यस हैं। सर। हाँ, और ये पूरी चीज आई कहां से? ये पूरी चीज आई पैरेलल के फॉर्मूले से, जो कि ये लिखा हुआ। ठीक है, समझ में आ गई ना ये चीज? अब इस RT की जगह ये पूरी चीज पुट कर दो, तो I1 इज इक्वल्स टू IT मल्टीप्लाई बाय, अब ये R1 R2। तो इसको जब सॉल्व करोगे ना मेरे भाई, तो जो भी पूछ रहे थे आपके पास वही फॉर्मूला बन जाएगा जो थ्योरी में आप लोगों ने ड्राइव किया। ठीक है, अब यहां से R1 से R1 कैंसिल हो गया, तो अब फॉर्मूला क्या बन गया? I1 इज इक्वल्स टू IT मल्टीप्लाई बाय R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। जो भाई पूछ रहे थे उनको क्लियर है? पहले तो अपना नाम बताओ। फहद भाई, क्लियर हो गया ये? ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। ये सिंप्लीफाई कर दिए ना आप, जितना चीजों को सिंप्लीफाई करेंगे उतना अच्छा है। लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ वैलिड है जब सर्किट में आपके पास दो रेजिस्टेंस हैं। अब मैं बोलता हूं आपके पास सर्किट में एक तीसरी रेजिस्टेंस भी ऐड हो गई, तो अब कभी भी ये फॉर्मूला नहीं लग सकता। अब आपको दोबारा मेन फॉर्मूले में इसी पे जाना पड़ेगा। और वो मेन फॉर्मूला क्या है? वो है कि जिस भी ब्रांच का आपको करंट निकालना है, I1 अभी मैंने यहाँ पे लिखा है ना, मिसाल के तौर पे मुझे अब ये निकालना होता तो मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा I3। अभी इसी से समझ लेते हैं कि I1 मुझे निकालना है, तो आपको मालूम क्या होना चाहिए? सर्किट का टोटल करंट IT, सही है, लिख दिया आपने। पूरे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस। अब R1 R2 R3 ये तीनों आपस में सॉल्व होंगी, तब जाके एक RT आएगा, और वो ये नहीं होगा, अब कुछ चेंज आएगा। ये तो सिर्फ दो रेजिस्टर के लिए वैलिड था ना, तो वो जो भी आएगा वो यहाँ लिख दोगे, डिवाइडेड बाय जिस भी ब्रांच का आपको करंट निकालना है वो लिख देंगे आप। ठीक है, तो ये मेन फॉर्मूला है, और ये सिर्फ दो रेजिस्टेंस के लिए उसकी सिंप्लीफाई वर्जन है उसका। ठीक है, क्लियर हो गया? तो CDR हम लोग जहां भी लैब में इंप्लीमेंट करेंगे उसमें हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अब इसी तरह VDR देख लेते हैं भाई। VDR क्या चीज होती है भाई? वोल्टेज डिवाइडर रूल। वोल्टेज डिवाइडर रूल किस सर्किट में लगेगा? वोल्टेज डिवाइडर रूल लगेगा आपके पास सीरीज सर्किट में।
इसको भी लेबल कर देते हैं R1 और इसको लेबल कर देते हैं R2। यहाँ पर हम लोग एक सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं अपने सर्किट को और उस सप्लाई को हम लोग नाम दे देते हैं VS का। तो अब अगर आपको VR1 निकालना है तो वोल्टेज डिवाइडर का क्या फॉर्मूला होगा भाई? पढ़ लिया है तो बता दो, वोल्टेज डिवाइडर का क्या फॉर्मूला होता है? सोर्स वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल। सही है, सोर्स वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय जिस रेजिस्टर का वोल्टेज आपको फाइंड करना है। अगर आपको R2 का फाइंड करना है तो मल्टीप्लाई बाय R2, अगर आपको R1 का फाइंड करना है तो मल्टीप्लाई बाय R1 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। अब अगर ये सीरीज सर्किट है तो इसकी टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी? R1 प्लस R2 भी लिख सकता हूँ, वरना यहाँ पर RT भी लिख सकता हूँ, मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी लिखूँ। RT का मतलब यही है कि सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस, या इस RT की जगह पूरे मैं क्या लिख सकता था? मुझे मालूम है एक सीरीज सर्किट है, सीरीज रेजिस्टेंस कनेक्ट हुई है और सीरीज आपस में अलजेब्रिक सम होता है, यानी RT अगर मैं फाइंड आउट करूंगा तो R1 प्लस R2 होता है। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? यही पढ़ा होगा आप लोगों ने थ्योरी में भी, इससे अलग कोई चीज नहीं है। तो RT की जगह R1 प्लस R2 लिखा हुआ होगा। यस सर। ठीक है भाई, तो ये एक ही चीज होती है। अच्छा, ये तो हो गया हमारा CDR और VDR के फॉर्मूले। अब हम लोग देखते हैं कि हमें लैब में करना क्या है। लैब नंबर 3। अच्छा, लैब नंबर 3 की ऑब्जेक्टिव पढ़ लो तो उसमें यही है कि करंट डिवाइडर और वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू एनालिसिस करना है। ये वही थ्योरी है जो मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाई। एक पैरेलल सर्किट है, पैरेलल सर्किट में करंट मेजर करने का तरीका बताया हुआ है, आपको भी मालूम है, ये हम लोग लैब नंबर 2 के अंदर कर भी चुके हैं कि करंट जब दो सर्किट मतलब रेजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट हुए हैं तो हमें एक ब्रांच का करंट मालूम करने के लिए सर्किट को ब्रेक करना पड़ता है और बीच में एमीटर लगाना पड़ता है, तो तभी हमें ब्रांच का करंट मालूम हो सकता है। और अगर मुझे IT मालूम करना होता तो मैं यहाँ कहीं अपना एमीटर लगाता करंट फाइंड करने के लिए। क्यों? क्योंकि टोटल करंट इसमें से फ्लो हो रहा है। इस जंक्शन के बाद करंट आके स्प्लिट हो गया, कुछ करंट इस 1 किलो ओम रेजिस्टर में चले गया और कुछ ऊपर वाले 1 किलो ओम रेजिस्टर में चले गए। तो आप करंट फाइंड कर सकते हैं ऐसे। ये वही फॉर्मूले लिखे हुए जो अभी हम लोगों ने डिफाइन किए। एक और एग्जांपल है, पैरेलल सर्किट में कनेक्ट हुआ है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि एक्चुअल हम लोगों ने करना क्या है, टास्क हमारा क्या है। करंट डिवाइडर रूल के थ्रू हमें इस सर्किट के एनालिसिस करने हैं। अब इस सर्किट में R1, R2 और R3 की वैल्यूज हमारे पास डिफाइन है, ये लिखी हुई। R1 कितना है? 330 ओम्स, R2 कितना है? 470 ओम्स, R3 680 ओम्स, R4 इज 1000 ओम्स, यानी कि 1 किलो ओम्स। ये ब्लैंक छोड़ दिया गया है, ये क्या है? R टोटल। तो सबसे पहले थ्योरेटिकल एनालिसिस के थ्रू आप R टोटल निकाल लोगे। R टोटल कैसे निकलेगा बताओ? सर पैरेलल वाले फॉर्मूले से। पैरेलल वाले फॉर्मूले से। ये आपके पास सर्किट है, पैरेलल वाला फार्मूला लगाओगे 1/RT इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। सही है, ये मेजर्ड हो जाएगा, ये कैलकुलेटेड हो जाएगा, वो कैलकुलेशन आप यहाँ पर लिख दोगे। अब आ जाती है बात मेजर्ड की। तो लास्ट टाइम भी हम लोगों ने बात की थी, क्योंकि हम लोग ये लैब सॉफ्टवेयर पे सिमुलेट कर रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर पे अगर आपने 330 ओम्स का रेजिस्टर सेलेक्ट किया है तो उसको मेजर्ड करोगे तो तब भी 330 ओम्स ही आएगा। डिफरेंस कब आता है? डिफरेंस तब आता है जब ये आपके पास एक्चुअल फिजिकल रेजिस्टेंस होता। अब रिकॉल करो लैब नंबर 1 में जब 330 ओम्स का रेजिस्टेंस थी हमारे पास, तो हमारे पास रेजिस्टर के अंदर कलर बैंड्स होते थे। अब उसमें बैंड नंबर 4 जो होता था वो टॉलरेंस के लिए होता था, याद आ रहा है? गोल्ड कलर का। यस सर। यस सर। गोल्ड सिल्वर। जी, गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड का मतलब होता है 5% टॉलरेंस, यानी प्लस माइनस 5% की
वैल्यूज जो है इसमें से प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है, यानी 330 ओम जरूरी नहीं है आपको फिजिकल में, यानी फिजिकल रेजिस्टर में जब उसकी रेजिस्टेंस मेजर करोगे तो 330 मिले, आपको हो सकता है 320 मिले, 325 मिले, हो सकता है 335 मिले या 340 मिले रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर वो वैल्यूज आती हैं। क्योंकि अभी हम लोग लैब नहीं कर रहे, होपफुली नेक्स्ट वीक के अंदर आप लोगों की हो सकता है ये एनसीए लैब भी स्टार्ट हो जाए, वर्कशॉप तो मेरे ख्याल में कल हो जाएगी आप लोगों की। तो हम लोग जब लैब के अंदर मेजर करेंगे तो लाजमी सी बात है कि इन वैल्यूज में फर्क आएगा, वो फर्क हम लोग यहाँ लिख देंगे। तो अभी के लिए आप 330 ओम्स मेजर्ड भी 330 ओम्स ही लिखते हैं, 470 ओम्स आपके पास लिस्टेड वैल्यू है और मेजर्ड भी 470 ओम्स लिखते हैं। इसी तरह 680 है और 1 किलो ओम्स, तो ये वैल्यूज तो डायरेक्टली एज इट इज आ जाएंगी। अब रही बात मेजर्ड वैल्यू आपकी टोटल रेजिस्टेंस की, तो टोटल रेजिस्टेंस आप मेजर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हम ये सर्किट बनाए मल्टीसिम के ऊपर, और मल्टीसिम पे जब हम मल्टीमीटर सेलेक्ट करते हैं तो उस मल्टीमीटर में हमारे पास 3 ऑप्शंस आते थे ना, कि या तो इसका करंट मेजर कर लो किसी चीज़ का, या वोल्टेज मेजर कर लो, या फिर रेजिस्टेंस मेजर कर लो। तो हम इस पूरे सर्किट को कनेक्ट करेंगे और पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, तो हमें टोटल रेजिस्टेंस डायरेक्टली मीटर पे भी शो हो जाएगी। सही है, वो अभी हम करके देख लेते हैं। तो वो आप यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। अब इसी तरह एक है करंट डिवाइडर रूल डायरेक्टली, मतलब ये यहाँ पर फॉर्मूले से लिखा हुआ है, और एक लिखा हुआ है आपके पास मेजर्ड वैल्यू से। मेजर्ड वैल्यू क्या है कि जो भी आप मल्टीसिम के ऊपर मेजर करेंगे। तो अब हम इस सर्किट को इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट करने के बाद हम देखते हैं कि भाई क्या क्या रिजल्ट्स आए। मल्टीसिम की स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। अच्छा, अब मेरे ख्याल में ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना कि रेजिस्टर्स कैसे आएंगे, वैल्यूज कैसे सेलेक्ट करोगे, इतना तो सबको मालूम है। यस सर। ठीक है भाई, तो रेजिस्टर्स हम लोग ले आए, टेबल के अंदर लिखा हुआ था कि R1 रिप्रेजेंट कर रहा है 330 ओम्स को, R2 470 को, R3 680 को, और R4 1 किलो ओम्स को। अब हमने करना क्या था कि मेजर्ड वैल्यूज में तो डायरेक्टली R1 R2 R3 की हमने लिख दी कि एग्जैक्टली वही वैल्यूज आई हैं, 330 470 और 1 किलो। अब हमने निकालनी है इसकी टोटल रेजिस्टेंस ना, तो टोटल रेजिस्टेंस के लिए मैंने मल्टीमीटर लिया, मल्टीमीटर मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया, मल्टीमीटर को डबल क्लिक किया, तो अब ये मुझे बता रहा है कि ये इससे मैं करंट मेजर कर सकता हूँ, इससे मैं वोल्टेज मेजर कर सकता हूँ, और इससे ये ओम का साइन बना हुआ है, सिंबल बना हुआ है, तो इसका मतलब इससे मैं रेजिस्टेंस मेजर कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैंने रेजिस्टेंस पे इसको क्लिक कर दिया। अब जब भी आप किसी सर्किट की रेजिस्टेंस मेजर करेंगे तो उसमें से सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर दें, तभी आपके पास सही रेजिस्टेंस आएगी, वरना वो सप्लाई की रेजिस्टेंस भी पूरे सर्किट के अंदर शामिल कर लेगा, जो कि एक्चुअल में नहीं होती। तो हम क्या करेंगे, जब भी सर्किट में रेजिस्टेंस मेजर कर रहे होंगे तो हम सप्लाई को डिस्कनेक्ट करके रेजिस्टेंस मेजर कर लेंगे। यही काम जब आप लोग लैब के अंदर करोगे तो लैब के अंदर सप्लाई को डिस्कनेक्ट करने का मतलब ये नहीं है कि पूरी तार निकाल के रख देंगे, आप सिंपल उसको ऑफ कर देंगे, तब भी आपके पास रेजिस्टेंस मेजर हो सकती है, पूरी तार निकाल दो तब भी अलग अच्छी बात है, तब भी मेजर हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, इसकी एक टर्मिनल हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया, क्योंकि हमें मालूम है कि ये चारों रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल कनेक्ट लगी हुई है, तो एक टर्मिनल कॉमन इनका ये, और दूसरा कॉमन टर्मिनल क्या है, ये है, तो दूसरा टर्मिनल मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया। अब मैं सिमुलेट करूंगा तो वो इसकी टोटल, यानी इन चारों की टोटल रेजिस्टेंस जितनी भी बन रही होगी वो मुझे यहाँ पर शो कर देगा। कितनी बन रही है भाई टोटल रेजिस्टेंस, 131 ओम्स। सही है, क्या क्या चीजें पैरेलल हैं, 330 470 680 और 1 किलो। तो कोई स्टूडेंट इसको वेरीफाई कर सकता है
कि क्या ये रेजिस्टेंस सही आई है आरटी वाले फार्मूले से, पैरेलल का जो जी सर। फार्मूला होता है। यस सर, ठीक आई है। वेरीफाई हो गया, आपने कर लिया? जी सर, 1/r टोटल। चलिए सही है। तो अब एग्जैक्टली देखें वही वैल्यूज आई जो आपने वहां फॉर्मूले से कैलकुलेट किया, मेजर्ड वैल्यू आपके पास ये आ गई। तो अब आप उस टेबल के अंदर ये लिस्टेड वैल्यू थी, यहाँ पर आप लिखेंगे टोटल कैलकुलेटेड वैल्यू जो कि फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ आप लिखेंगे जो कि मल्टीसिम से आपके पास आई। दोनों वैल्यूज एग्जैक्टली सेम होंगी, हो सकता है पॉइंट्स में एक दो फर्क होगा, बाकी सेम होंगी। तो अभी आपके पास ये सारे कॉलम फिल हो गए। अब बात कर लेते हैं कि भाई R1 का करंट मालूम करना है हमें। दोबारा आ जाते हैं मल्टीसिम के ऊपर। तो अब मुझे मालूम है कि भाई इस मीटर का काम खत्म हो गया, टोटल रेजिस्टेंस हमने मालूम कर ली 131 ओम्स। अब हमने इसको डिलीट कर दिया। अब मुझे मालूम क्या करना है, R1 का करंट फाइंड आउट करना है। तो R1 का करंट अगर फाइंड आउट करना है तो मल्टीमीटर कहाँ लगाना होगा, R1 की सीरीज में, तभी उस मीटर में से जो भी करंट फ्लो होगा वही करंट R1 में से फ्लो होगा, तो वो मेजर्ड हो जाएगा। तो हमें सर्किट को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा भाई, एक मीटर प्लेस करना पड़ेगा। इस मीटर की हम पोजीशन चेंज कर लेते हैं, चेंज कर ली, और इस मीटर को कनेक्ट कर दिया सीरीज में R1 के साथ। क्यों? क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है। इस मीटर को सेट कर दिया कि ये हमारे पास करंट मेजर करे R1 का। अब CDR के अंदर दूसरी चीज क्या चाहिए थी, आपने टोटल करंट तो फाइंड कर लिया, टोटल रेजिस्टेंस तो फाइंड कर ली, अब दूसरी चीज क्या चाहिए थी आपको, टोटल करंट भी मालूम होना चाहिए। तो मुझे अगर टोटल करंट ओम्स लॉ से आ जाएगा ना वैसे? नहीं, निकाल तो आप ओम्स लॉ से सकते हैं बिल्कुल, लेकिन वो कैलकुलेटेड चीज होगी ना। मैं यहाँ पे मेजर्ड करने की बात कर रहा हूँ। आप मेजर्ड कैसे करेंगे? मेजर्ड करने के लिए वोल्टेज सोर्स बिल्कुल वोल्टेज एक ग्राउंड मुझे पे लगा दें अगर एक ओरिजिनल। एक ग्राउंड पे और एक वोल्टेज सोर्स में नहीं, सीरीज में लगाना पड़ेगा। देखो मुझे ये मालूम है कि अगर मेरे पास ये सर्किट है तो सप्लाई के पॉजिटिव से फ्लो होने वाला करंट IT होगा जब तक करंट स्प्लिट नहीं हो जाता। इस पॉइंट पर आने के बाद, यानी यहाँ से IT चला, IT इस पॉइंट पर आया, इस पॉइंट पर भी IT है, इस पॉइंट पर आने के बाद IT स्प्लिट हो गया IR1 में, और बाकी में IR1 डैश कह दो इसको। फिर इस पॉइंट पर आने के बाद स्प्लिट हो गया IR2 में और I2 डैश इस पॉइंट पर आने के बाद स्प्लिट हो गया IR3 में और IR4 में। ये क्लियर हो रही है बात? तो मुझे अगर IT मेजर करना है तो मुझे लाजमी सी बात है कि इस बात को ब्रेक करके यहाँ कहीं बीच में एमीटर लगाना होगा IT फाइंड आउट करने के लिए। तब मैंने एक मीटर कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद मैंने उसको सीरीज में सर्किट में कनेक्ट कर दिया। इस मीटर को भी मैंने, क्योंकि मुझे करंट फाइंड करना है तो मैंने एम्पेयर कर दिया। अब ऊपर मुझे बताएगा टोटल करंट और ये मुझे बताएगा R1 का करंट। तो टोटल करंट हमारे पास आ रहा है 76.28 मिली एम्पेयर्स, और जबकि ब्रांच R1 का करंट हमारे पास आ रहा है 30.3 मिली एम्पेयर्स। अब अगर आप लोग के पास कैलकुलेटर है तो CDR से इसको वेरीफाई भी कर लो, सारी चीजें आपको मालूम है। सही है। हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट करंट फाइंड आउट करते हैं और हम वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं कि हम जो वैल्यूज निकाल रहे हैं वो सही है या नहीं। अब टेबल में आपको फिल करना है R2 का करंट भी, R3 का करंट भी, R4 का करंट भी। तो मुझे ये सारे पॉइंट्स स्प्लिट करने होंगे सर्किट में से, और क्या कनेक्ट करना होगा यहाँ पर, एमीटर सीरीज में। चलो एक काम करते हैं,
नाम सेम हो जाएंगे ना। मीटर 1 जो है वो R1 का करंट मेजर करेगा, इसी तरह मीटर 2 जो है वो R2 का करंट मेजर करेगा। कंफ्यूजन नहीं होगी फिर कोई। मीटर 3 जो है वो R3 का करंट मेजर करेगा। साथ साथ आप लोग भी करने। और मीटर 4 हमारे पास R4 का करंट मेजर करेगा। और अब मीटर 5 हमारे पास टोटल करंट मेजर करेगा। सर साइन उल्टे हो गए टोटल करंट वाले उसके। हाँ, तो क्या डिफरेंस, क्या फर्क आएगा? खुद जानबूझ के लगाया मैंने। डायरेक्शन चेंज आएगा। डायरेक्शन चेंज आएगी बस, और कोई मतलब वैल्यूज के अंदर कुछ फर्क नहीं होगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी। ठीक है, तो आप माइनस नहीं लिखना जब आप वो टेबल में फिल कर रहे होगे ना, तो आप माइनस नहीं लिखना। ठीक है भाई। अभी तो ये लिखी हुई वैल्यूज गलत आ रही हैं, क्यों? क्योंकि मैंने स्टॉप किया हुआ है और इस मीटर को मैंने कॉपी किया था, तो वो वही रीडिंग दिखा रहा है। सारी चीजें कनेक्ट करने पे 76 ही दिखा रहा है। लेकिन मुझे मालूम है कि ये मीटर नंबर 5 ये टोटल करंट बताएगा, ये R1 का करंट बताएगा, सिमिलरली ये R2, R3, R4 का करंट बताएगा। लेकिन मुझे KVL तो मैं पढ़ कर आया हूँ, किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ मुझे ये बताता है कि भाई जो भी टोटल करंट, यानी करंट एंटरिंग अ जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू करंट लीविंग अ जंक्शन, एंटरिंग अ नोड मस्ट बी इक्वल टू लीविंग अ नोड। तो ये एक नोड है मेरे पास, तो इसमें करंट एंटर कौन सा हो रहा है? IT, ये वाला करंट, यानी इस मीटर का करंट इसके अंदर एंटर हो रहा है। और लीव कौन सा हो रहा है? लीव ये R1 भी हो रहा है और बाकी ये सारे करंट भी हो रहे हैं लीव। तो इसका मतलब इन सब का सम टोटल IT के बराबर होना चाहिए। यस सर। सही है। तो मैं सिमुलेशन जब करूंगा तो मेरे माइंड में ये चीजें होनी चाहिए। ठीक है, तभी मुझे पता चलेगा कि मैं सिमुलेट चीज सर्किट को सही कर रहा हूँ, सर्किट एनालिसिस में सही भी कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। ये लॉज पता होने चाहिए। तो अब मैं जब सिमुलेट इसको करूंगा, यानी रन करूंगा, तो मुझे ये मालूम है कि जो भी टोटल करंट आएगा वो इन सब का सम होना चाहिए। अगर वो इन सब का सम है तो इसका मतलब मैंने सर्किट बिल्कुल सही कनेक्ट किया है, मीटर वीटर सब सही है, सब रीडिंग सही दे रहा है। और उस चीज को फिर थ्योरेटिकली आप लोग कैलकुलेशन और फॉर्मूले के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं। तो हमने कर दिया रन। मेगा एम्पेयर क्यों ले लिया भाई इसने, क्या हो गया इसको? दिमाग खराब हो गया भाई। अब इस मीटर को हम लोग अनफॉर्चुनेटली डिलीट करना पड़ेगा भाई, एक और मीटर लगाना पड़ेगा। ठीक है, वो पता नहीं क्या हो गया था, कोई नोट बोर्ड मेरे से शायद गलत कनेक्ट हो गया। तो अब ये दे रहा है कि इस ब्रांच में, अच्छा मुझे पता कैसे चला कि वो गलत वैल्यू आ रही थी भाई? ये भी कॉमन सेंस ही बात है कि मिली एम्पेयर में करंट आना चाहिए। अगर ये मिली एम्पेयर में, यहाँ पर उसने कैपिटल M दिखा दिया था, मेगा एम्पेयर में दिखा रहा था। या तो वो सॉफ्टवेयर ही कुछ मसला था या कोई नोट बोर्ड गलत कनेक्ट कर दी थी। बहरहाल रिफ्रेश किया तो ठीक हो गया। ठीक है, और ठीक हुआ तो कैसे पता चला? क्योंकि मिली एम्पेयर के सिंबल आ गए सारे। अब मैं ये देख रहा हूँ कि टोटल करंट मेरे पास 76.2 मिली एम्पेयर्स फ्लो हो रहा है इस मीटर में से, और बाकी हर ब्रांच का करंट मेरे सामने। तो अब इन सबको सम करो और देखो 76.2 या इसके आसपास की वैल्यू बन रही है। यस सर। तो इसका मतलब हमने सर्किट एनालिसिस और सर्किट मेजरमेंट तो बिल्कुल ठीक की है। ठीक है, यस सर। तो अब आप लोग क्या करोगे? अब ये तो आपकी मेजरमेंट वैल्यूज हो गई, मेजरमेंट वैल्यूज आप यहाँ लिख लेंगे। और बाकी इसके बाद आप क्या करेंगे कि जो भी आपके पास CDR का फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के थ्रू जो भी रेजिस्टेंस और करंट आता है आपके पास, वो करंट आप यहाँ लिख लेंगे। वो एग्जैक्टली सेम आना चाहिए।
एग्जैक्टली नहीं, मतलब अप्रोक्सीमेटली। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? टेबल फिल हो जाएगा ये वाला? यस सर, हो जाएगा। सर ये माइनस का साइन अब ये माइनस का साइन क्या बताता है भाई? बताओ क्या बता रही है? देखो हर मीटर, अभी ये क्या है, बैटरी का पॉजिटिव लगा हुआ है। बैटरी के पॉजिटिव से मुराद ये कि करंट यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट हुआ और पूरे सर्किट में से फ्लो होके बैटरी के नेगेटिव के अंदर जा रहा है। कन्वेंशनल करंट की ये डायरेक्शन होती है। अब देखो मीटर में मैंने हर जगह पॉजिटिव टर्मिनल वहीं लगाया है जहाँ से करंट आ रहा है और नेगेटिव टर्मिनल वहां पर लगाया है। तो मीटर यानी करंट, जब भी जो करंट का हायर पोटेंशियल होता है ना, करंट या वोल्टेज का, वहां पर हम मीटर का पॉजिटिव लगाते हैं और लोअर पे नेगेटिव लगाते हैं। तो बाकी सारे मीटर मैंने सही कनेक्ट किए, सिर्फ एक मीटर में मैंने मीटर का नेगेटिव टर्मिनल हायर पोटेंशियल पे लगा दिया और लोअर पोटेंशियल पे क्या लगाया है, उसका पॉजिटिव टर्मिनल। तो इस वजह से सिर्फ ये वाला मीटर मुझे नेगेटिव रीडिंग शो कर रहा है, यानी ये मीटर ये शो कर रहा है कि भाई आपने जो मीटर लगाया उसमें करंट राइट टू लेफ्ट फ्लो होना चाहिए था पॉजिटिव से नेगेटिव के दरमियान, क्योंकि मीटर का पॉजिटिव हमेशा हायर पोटेंशियल पर लगता है और करंट हायर से लोअर पोटेंशियल पर फ्लो करता है। तो मीटर ये अज्यूम कर रहा है कि करंट लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट यानी पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होना चाहिए था, जबकि सर्किट में सप्लाई का पॉजिटिव ये लगा हुआ है। तो सर्किट में फ्लो कर रहा है करंट लेफ्ट टू राइट, यानी मीटर के नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो कर रहा है। तो इस वजह से ये वाला मीटर आपको नेगेटिव रीडिंग शो कर रहा है। कैलकुलेशन में कोई मसला नहीं है, यानी अगर मैं इसको पलट के भी लगा दूं ना तब भी मेरे पास 76.2 मिली एम्पेयर्स आएगा, लेकिन वो पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस अगर आप करंट मेजर कर रहे हैं ना तो नेगेटिव पॉजिटिव से फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ इसकी डायरेक्शन जो आप एज्यूम कर रहे हैं, एज्यूम करके आपने लगाई, वो डायरेक्शन उल्टी होगी बस। क्लियर हो रही है ये बात? यस सर। तो इसको अगर करके देखना चाहो कि मैं सही भी कह रहा हूँ या नहीं, तो भाई मीटर पलट दो, पॉजिटिव आ जाएगी हर चीज। सही है। अब हमने नेगेटिव टर्मिनल इस तरफ लगा दिया और पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव के साथ ही लगा दिया। तो हम पॉजिटिव इसको प्ले कर देते हैं, तो अब नेगेटिव साइन हमारे पास खत्म हो गया, बाकी एग्जैक्टली वही सेम वैल्यूज है। ठीक है? यस सर। अच्छा, तो ये टेबल हमारे पास फिल हो गया। अब हम बात करते हैं कुछ ना डिजाइनिंग की बात कर लेते हैं। अब अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि हमें सर्किट गिवन होता था, सर्किट के एनालिसिस हम कर लेते थे कि किस ब्रांच के अंदर कितना करंट है, कौन सी रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू है और इस पे कितना वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है। अब हमें जो एक्चुअल में होता है ना इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर या किसी भी, जब आप इंजीनियरिंग वगैरह करते हैं ना, तो अगर आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है ना तो आपको स्पेसिफिकेशन दी जाती है कि भाई मुझे आउटपुट इतना चाहिए, इनपुट इतना चाहिए, बैटरी इतनी कंज्यूम होनी चाहिए, इसके लिए आप सर्किट डिजाइन कर लें। तो आप क्या करते हैं, जितना भी आपने चीजें पढ़ी है ना उसको नॉलेज में सामने रखते हुए आप वही कंपोनेंट वही सारी चीजें यूज करते हैं और उस स्पेसिफिकेशन का एक सर्किट डिजाइन कर देते हैं, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है कि भाई ऑब्जर्व द करंट मेजर्ड इन स्टेप 4। स्टेप 4 के अंदर यही है कि हमने जितने भी करंट सब मेजर किए। द स्पेस प्रोवाइडेड, draw the current divider showing how you could obtain an output of 46 milliampere। अब ये कह रहा है कि भाई जो तुम्हें आउटपुट है ना, आउटपुट करंट तुम्हारा 46 मिली एम्पेयर होना चाहिए। अब इस सर्किट को देखते हुए अब तुम बताओ कि वो तुम कैसे डिजाइन करोगे। तो अब मुझे आप लोग थोड़ी सी हिंट दो, हिंट तो चलो मैं दूंगा, यानी थोड़ा सा बताओ कि 46 मिली एम्पेयर आउटपुट करंट है, तो इससे मुराद क्या है, ये कहाँ चाह रहा है कि कहाँ 46 मिली एम्पेयर आए, सोर्स करंट से IX में। कहाँ पर? देखो दो चीजें, एक तो होती है कि ये टोटल करंट IS
मतलब ये टोटल करंट जितना भी फ्लो हो रहा है ना वो ये है। और एक मैं कंसीडर कर सकता हूँ कि भाई ये जो लास्ट वाली मेरे पास ब्रांच है ना, ये आउटपुट ब्रांच है, यानी मैं जो भी करंट लूंगा ना वो यहाँ से मेजर्ड करूंगा, सिर्फ ये मीटर नंबर 4। तो इस मीटर नंबर 4 पे जो भी करंट आ रहा होगा, अभी आ रहा है 10 मिली एम्पेयर्स। तो मैं एज्यूम ये करता हूँ कि भाई अगर ये मेरा आउटपुट ब्रांच है और इस ब्रांच में से फ्लो होने वाला करंट अभी तो आ रहा है 10 मिली एम्पेयर्स, लेकिन उस सवाल के मुताबिक अगर ये हो जाए 45 मिली एम्पेयर्स, तो ये सर्किट कैसे डिजाइन होगा फिर? अब बताओ कि इस आउटपुट करंट को ना, बाकी सब चीजें मैं सेम रहने दूं, इस आउटपुट करंट को 45 मिली एम्पेयर्स कैसे कर सकता हूँ? सर हम कंपोनेंट्स रिमूव नहीं कर सकते? बिल्कुल, डिजाइन का मतलब ही यही है। अगर उसने आपको क्वेश्चन के अंदर रिस्ट्रिक्ट नहीं किया ना, क्वेश्चन में अगर वो रिस्ट्रिक्ट करता है तो अलग बात है, लेकिन अगर रिस्ट्रिक्ट नहीं किया तो आप बिल्कुल ओपन है, एक चीज के मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। आप कंपोनेंट रिमूव करो, ऐड करो, कुछ भी करो, बस आउटपुट पे उसने मुझे बोला है कि आउटपुट जो आपके पास करंट आ रहा हो ना वो 45 आ रहा हो, तो अब उसका जी तरीका क्या है? सर रेजिस्टेंस चेंज करने से नहीं हो जाएगा काम? बिल्कुल हो सकता है, आप बताओ कैसे चेंज करें? ये करना पड़ेगा सर कि कितना तो लगाना पड़ेगा, कितना हटाना पड़ेगा? हाँ, तो ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, तो अब कैलकुलेशन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगी? अब आपने एक सोल्यूशन दिया है कि रजिस्टर ऐड या रिमूव करके हम लोग 45 मिली एम्पेयर करंट जो है आउटपुट ब्रांच के अंदर लेकर आ सकते हैं। तो अभी सर आप हमारे पास सोर्स करंट भी है, और जो है ना 46 जो मतलब जितना लाना है तो वो ये आई एक्स हो जाएगा। तो इसके जरिए से हम जो है ना रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे कि भाई कितने पे जो है ना हमारा 46 जो है ना एम्पेयर प्रोड्यूस होगा, तो उतना रेजिस्टेंस लगा देंगे यहाँ पे 1 के की जगह। हाँ, तो अब निकालो कितनी रेजिस्टेंस बनेगी। सर हम ये अब देखो ये अगर मल्टीपल सर मल्टीपल सॉल्यूशंस आ रहे हैं ना। अब मैं आपको एक बहुत आसान सा सॉल्यूशन भी बताऊंगा इसके बाद, लेकिन ये आप सर लोग हम अगर कैलकुलेट करके आर बताओ। हाँ सर बोलिए। अगर हम आर सर ये R1 पे जो करंट जा रहा है वो 30 मिली एम्पीयर जा रहा है। सही है, अगर हम बाकी तीन रिमूव कर दें तो R1 से आगे जो करंट जाएगा वो 46 होगा। सही है, बिल्कुल बेहतरीन है। तो वो वैसे ही बन गया सोल्यूशन। हाँ, अब आपने क्या किया, देखो अब ये मल्टीपल सॉल्यूशंस आ रहे हैं ना, अगर उसने क्वेश्चन के अंदर रिस्ट्रिक्ट नहीं किया ना तो हमारे पास ये सारे सॉल्यूशंस हैं देने को। अब आपका एक सॉल्यूशन क्या है? आपका सॉल्यूशन ये कि इन 3 ब्रांच को मैं आउटपुट कंसीडर कर लूं, यानी इसके बाद मैं आउटपुट कंसीडर करूं, यानी यहाँ इस नोट के बाद अगर मैं आउटपुट दूं ना, तो इन सबका सम 46 होगा या 45 होगा, जितना भी था उसके अंदर। ये कहना चाह रहे हो ना? जी सर यही कहना चाह रहा हूँ। तो बिल्कुल ये भी एक सोल्यूशन है, ये भी इसका एक आंसर है कि आप ये बोल दो कि भाई इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन जितना भी बनता है ना, वो एक, इन 3 को सिर्फ सॉल्व करो और एक रेजिस्टर लगा दो यहाँ पर, कि भाई ये 3 रेजिस्टर सिर्फ लगे हुए हैं, हमने पैरेलल सॉल्व किया, एक रेजिस्टर आ गया, उस एक रेजिस्टर में से फ्लो होने वाला करंट वही होगा 46 मिली एम्पीयर। ठीक है, ये एक सोल्यूशन भी आ सकता है। एक सोल्यूशन भाई अभी बता रहे थे कि रेजिस्टर की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लें, बाकी पूरे सर्किट हम लगे रहने दें, यहाँ पर रेजिस्टर की वैल्यू जो कि 1 किलो ओम है वो चेंज कर लें, क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्ट तो नहीं किया ना कि 1 किलो ओम जो पूरा पुराना वाला सर्किट है वही रखना, उसने बोला कैसे बना सकते हैं आप 46। तो अब बताओ दूसरे सोल्यूशन में रेजिस्टर की वैल्यू कैसे मैं सेलेक्ट करूंगा, अगर मैं इस रेजिस्टर की वैल्यू चेंज करता हूँ तो वो क्या पैरामीटर्स होंगे जिनकी बेसिस के ऊपर मैं चेंज करूंगा? सर जी, सर जी जी जी। सर आप आवाज नहीं आ रही आपकी। अटेंडेंस सर आपने अटेंडेंस ले लिया? ये अभी जो पढ़ा रहा हूँ ना उस पे ध्यान दे दो, अटेंडेंस सर के लिए। एक्चुअली ना 2 बच्चे हैं, एक अतीब है, उसके सर ताया अब्बू की डेथ हो गई है तो वो क्लास नहीं ले सकता, और एक है समीउल्लाह, उसके अब्बू की डेथ हो गई है, वो भी क्लास नहीं ले सकता। चैट के तो उनके आप ऊपर अटेंडेंस काइंडली कर लेंगे। चैट के ऊपर इन दोनों के नाम और इनकी आईडी लिख दो।
और काइंडली ओके सर। जो भाई पढ़ा रहा हूँ ना पहले उस पर कॉन्सेंट्रेट किया करो। अच्छा तो ये हम लोग कहाँ थे भाई? हाँ, इस रेजिस्टर की वैल्यू हमने चेंज करनी है करंट निकालने के लिए। कैसे करेंगे भाई? सिंपल सा ओम्स लॉ होता है, V इज इक्वल्स टू आई आर। सही है, V इज इक्वल्स टू आई आर के अंदर R तुम्हें निकालना है, I तुम्हें सवाल में बता दिया करंट कि इसका करंट कितना होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 45 या 46? कितना लिखा हुआ है उसमें? 46। 46 सही है। तो करंट की वैल्यू उसने बता दी। वोल्टेज तुम्हें सर्किट से पता चल रहा है, पैरेलल सर्किट है, तो जो सोर्स वोल्टेज है वो इसका वोल्टेज होगा। क्लियर हो रही है बात? यस सर। तो निकाल दो भाई, क्या आई रेजिस्टेंस फिर बताओ। 10 सर वोल्ट 0.2 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय 46 मिली एम्पेयर इज इक्वल्स टू ऐसे नहीं चलेगा भाई। ये अगर कैलकुलेटर वैल्यू 0.22 कैलकुलेटर लेके बैठो। 0.22 क्या चीज होती है? 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय 46 मिली एम्पेयर, तो 217 ओम्स। तो 1K की जगह एक दूसरा सोल्यूशन ये है कि 217 ओम्स का अगर आपने रजिस्टर लगा दिया तब भी आपके पास आउटपुट ब्रांच पे 46 मिली एम्पेयर का करंट फ्लो हो सकता है। समझ में आया ये 217 कहाँ से आया? नो सर सर। थोड़ा रिपीट करें सर। भाई V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, ये सबको मालूम है। यस सर। करंट मुझे सवाल के अंदर बता दिया कितना चाहिए, उसने सवाल में बोल दिया कि 46 मिली एम्पेयर चाहिए। वोल्टेज मुझे सर्किट देख के पता चल गया। सर्किट जब मैं इसका देख रहा हूँ ना तो मुझे मालूम है कि सारे रेजिस्टर आपस में पैरेलल कनेक्ट हैं और पैरेलल में ही सोर्स भी कनेक्ट है और सोर्स का वोल्टेज 10 वोल्ट है। सही है। यस सर। अब अगर मुझे R निकालना है तो V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, तो R इज इक्वल्स टू V ओवर I। यस ठीक है, सर। तो अब हम लोग बोल देते हैं V कितना है? 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय I कितना है? 46 नहीं है, 46 मिली एम्पेयर्स है। मिली एम्पेयर्स कैसे लिखूंगा? 46 एक्सपोनेंट -3 का मतलब होता है -3 का मतलब होता है मिली, तो 46 मिली एम्पेयर इज इक्वल्स टू 217.39 यानी 217 ओम्स। यस सर। यस सर हो गया, मतलब ये बहुत पहले होना चाहिए था, इतनी सिंपल कैलकुलेशन है भाई ये। ठीक है, अब तो क्लियर है सबको? यस। अच्छा जी, तो इसके पास आपके पास मल्टीपल सॉल्यूशंस आ गए। एक सॉल्यूशन उन्होंने दिया है कि तीनों ब्रांचेस को एक कर दो, तब भी आपके पास यही चीज आएगी। और एक ये सॉल्यूशन है कि भाई 1 किलो ओम वाले रजिस्टर को आपने चेंज कर दिया, 217 ओम्स कर दिया, तब भी उसमें से फ्लो होने वाला करंट 46 मिली एम्पेयर हो जाएगा। सही है, उसको सिमुलेट करके भी देख लेना मल्टीसिम पे। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर। अब ये क्या कह रहा है कि भाई, अब देखो दोबारा डिजाइनिंग की बात हो रही है। ये बोल रहा है यूजिंग 330 ohms, 680 ohms and 1 kilo ohms, design a current divider with 24.7 milliampere output from a source voltage of 10 volt. Draw your design. अब ये क्या कह रहा है कि भाई इन तीन रेजिस्टर को यूज करते हुए हमने आउटपुट करंट कितना बनाना है? 24.7 मिली एम्पेयर। तो अब आप अपना सर्किट डिजाइन कर दें। तो अब इसके बारे में सोचो कि इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं।
एक्सक्यूज मी सर, जी सर ये इस एरिया में बनाएंगे कैसे? तो पिक्चर लगा दें या फिर टाइप वाइप करके या किसी तरह करके बना दें? देखें, एक तो सोल्यूशन ये, अभी इसके भी मल्टीपल सोल्यूशन है ना, कुछ नहीं लिखा हुआ। तो एक सोल्यूशन ये है कि आप मल्टी सिम पे सर्किट बनाओ और वो यहाँ पर पेस्ट कर दो स्निपिंग टूल से, जिस तरह आप लोग स्नैपशॉट लेके पेस्ट करते हैं ना। मैनुअल्स में मैंने देखा है कि आप लोग स्नैपशॉट लगाते हो अपने मल्टी सिम के। तो एक तरीका ये कि जो भी सर्किट आपको समझ में आ रहा है ना, आपने मल्टी सिम पे बनाया और उसमें से आउटपुट ब्रांच में से फ्लो होते हुए करंट दिखाया आपने 46 मिली एम्पेयर और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। दूसरा सोल्यूशन ये है कि आपने हाथ से कॉपी पे डिज़ाइन कर लिया, सही है, और डिज़ाइन करने के बाद जब आप उसका पीडीएफ लेते हो, वो पीडीएफ आपने यहाँ पर अटैच कर दिया। ठीक है, तो हाथ से भी कर सकते हो और मल्टी सिम से आप सिमुलेट करके भी दिखा सकते हो उसको। सर ये जो क्वेश्चन नंबर 6 में है, इसमें तीनों रजिस्टर मतलब हम पैरेलल सीरीज दोनों में अरेंज कर सकते हैं ना अपनी तरफ से? जैसे मर्जी आए करो। आउटपुट करंट आपको 24.7 चाहिए। बेहतर ये है कि पैरेलल में अभी काम हो रहा है तो पैरेलल कर लो, आराम से बन रहा है, बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है इसकी। ठीक है सर, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको करके देखना, बहुत आसान है। मैं हिंट दे देता हूँ। तीनों रेजिस्टर आपस में पैरेलल कनेक्ट करो और कोई दो जो है ना मिलके ये 24.7 बना रहे होंगे। अब वो कोई दो कौन से हैं वो देख लेना, उन दोनों का फिर एक पैरेलल कॉम्बिनेशन करके या तो एक लगा देना या उन दोनों को हाईलाइट कर देना कि भाई ये आपकी आउटपुट ब्रांच है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? यूज एनी टू ऑफ द रेजिस्टर यू हैव प्रोवाइडेड टू डिजाइन अ करंट डिवाइडर विद 45 मिली एम्पेयर इनपुट एंड 30.3 मिली एम्पेयर आउटपुट। अब वो कह रहा है कि भाई कोई से भी दो सर्किट, जो भी आपको ऊपर डिफाइन थे ना सर्किट, उनमें से कोई से भी दो रेजिस्टर आप यूज करें। लेकिन स्पेसिफिकेशन अब स्पेसिफिक कर दी कि रेजिस्टर तो कोई से भी यूज कर सकते हो, लेकिन उन रेजिस्टर का इनपुट करंट होना चाहिए 45 मिली एम्पेयर और आउटपुट करंट कितना होना चाहिए? 30.3 मिली एम्पेयर। तो अब दो रेजिस्टर आप लोगों ने सेलेक्ट करने हैं और वो बना देना है। तो ये कैसे करोगे? इसकी मैं एक रेजिस्टर निकालने की हिंट दे देता हूँ, बाकी दूसरा अगर एक निकल गया तो दूसरा खुद ही निकाल सकते हो वैसे तो। अब इसमें भी ना आउटपुट पे देखो भाई, आउटपुट पे तुम्हें कितना आ रहा है, कितना चाहिए? 30.3 मिली एम्पेयर तुम्हें आउटपुट ब्रांच का करंट चाहिए, सही है। और इसमें से फ्लो, इसका वोल्टेज कितना होना चाहिए? मतलब तीन ही चीजें ना, V इज आई आर। अब तुम्हें ये मालूम है कि भाई 30.3 मिली एम्पेयर जिसका करंट है, और सर्किट में हमने अभी सर्किट कनेक्ट किया था तो हम लोग सप्लाई वोल्टेज कितना दे रहे थे? वे भाई अभी सर्किट कनेक्ट किया था ना, सप्लाई वोल्टेज 10 वोल्टेज सर, 10 वोल्ट दे रहे। हाँ तो जागर रहो करो ना, सोते क्यों हो? अच्छा, सप्लाई वोल्टेज 10 वोल्ट है, 30.3 मिली एम्पेयर आउटपुट करंट है। इसका रेजिस्टेंस निकाल लोगे कि इसमें रेजिस्टेंस कौन सा लगेगा? अब बताओ। कैलकुलेशन, कैलकुलेटर हाथ में लेके बैठा करो। V इज इक्वल्स टू आई आर, उसमें से V है 10, I है 30.3 मिली एम्पेयर, R निकालना है। फिर मुझे ही शेयर करना पड़ेगा। V है आपके पास 10 डिवाइडेड बाय I है आपके पास 30.3 एक्सपोनेंट -3। ये मैंने लिखा है 30.3 मिली एम्पेयर्स। कितना निकला R?
क्लास आवाज आ रही है? 330.03 तो जो रेजिस्टर आपको अवेलेबल थे उसमें से एक 330 ओम का था ना, यस सर। तो इसका मतलब आउटपुट पे एक रेजिस्टर तो ये लगेगा। तो आधा सर्किट तो मैंने सॉल्व कर दिया, अब आधा कर लोगे बाकी खुद। कर लेंगे। मतलब ये देखो, जो चीजें आपको मालूम है ना, पहले उससे एक चीज निकाल लो, दूसरी चीज फिर खुद ही निकल जाती है। आपके सामने ही किया मैंने अभी। ठीक है, अब इनपुट करंट आपको मालूम है। सर इनपुट करंट इस तरह निकालेंगे ना, ये इस वाले रजिस्टर को मतलब किसी और माइनस रजिस्टर कर के साथ देंगे। मतलब। अब हाँ देखो, बस। अब देखो, इनपुट करंट 45 था, उसको माइनस कर दो, आधा करंट तो इसमें चले गया। इसमें कितना करंट चले गया? 30.3 मिली एम्पेयर। तो बाकी जो बचा उससे अब रेजिस्टर निकाल लो। समझ आ गई बस सर। समझ आ गई ना? बस अल्लाह का शुक्र है। तो भाई अब आ जाते हैं टास्क नंबर 2 पे। ये तो मतलब सवाल वैसे भी आप सब लोगों ने खुद करने थे। सिर्फ लैब के अंदर अगर हम परफॉर्म करते ना तो वो ये टेबल परफॉर्म करते, ये आप लोगों के टास्क थे। क्वेश्चन नंबर 5 खुद से सर्किट डिजाइन करना, बाकी चीज़ों को यूज़ करते हुए 6 और 7, लेकिन उसको भी चलो हमने थोड़ा बहुत देख लिया। अब आ जाते हैं भाई मल्टी सिम पे। हमने अब ये सर्किट इम्प्लीमेंट करना है। अब इसमें हमने करंट और वोल्टेजेस दोनों निकालने हैं। तो अब मुझे बताओ कि इसमें कोई सर मल्टी सिम यहाँ आपका ये कैलकुलेटर शो हो रहा है मैं सिर्फ। कैलकुलेटर शो हो रहा है? अच्छा, तो तुम लोग कैलकुलेशन भी मुझसे करवाते हो ना, इस वजह से शो हो रहा था कैलकुलेटर। अब सर आप डॉक्यूमेंट शो हो हिंट रहा दे है? रहे हो। हाँ, मैंने कहा सर आप हिंट दे रहे हो, हम खुद कर लेंगे सर। अच्छा चलो खैर हो गई। अब डॉक्यूमेंट शो हो रहा है? यस सर। यस सर। अच्छा, अब देखो इसके अंदर ये आ गया हमारे पास टास्क नंबर 2। ये मल्टी सिम इम्प्लीमेंटेशन है, सिंपल सामने नजर आ रहा है। इस टास्क 2 का टेबल ये लिखा हुआ नीचे, सही है? तो आपने इसमें आसानी ये है कि इसके अंदर कोई वेरीफाई नहीं करना। ये सिर्फ मल्टी सिम आपको और टूल जो है ना वो प्रॉपर यूज करने के लिए आपको ये टास्क दिया गया है। अब आपने क्या करना है कि भाई ये सर्किट बनाना है। इस सर्किट में रेजिस्टर की वैल्यूज लिखी हुई हैं और वोल्टेज सप्लाई लिखी हुई है। एक VS 20 वोल्ट है, दूसरी VS 10 वोल्ट है। अब मुझे सबसे पहले तो ये बताओ इस सर्किट में कमी क्या चीज़ है, क्या चीज़ कम है? जो मल्टी ग्राउंड। जो मल्टी सिम पे आपको कनेक्ट करनी होगी वो है ग्राउंड। तो एक ग्राउंड का टर्मिनल लेना और वो यहाँ लगा देना। ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर क्लियर। अच्छा, अब ये लिखा हुआ है I1। I1 से मुराद ये है कि R1 में से फ्लो होने वाला करंट। यहाँ लिखा हुआ है I2। I2 से मुराद ये है कि R2 में से फ्लो होने वाला करंट। यहाँ लिखा हुआ है I3। I3 से मतलब R3 में से फ्लो होने वाला करंट। इसी तरह R4 में से फ्लो होने वाला करंट I4 और R5 में से फ्लो होने वाला करंट I5। तो इन सब के करंट मेजरमेंट करके आप यहाँ लिख लोगे। क्लियर है? यस सर, ये तो इजी है, कर लेंगे सर। अच्छा, अब सिमिलरली इन सब के वोल्टेज, इसमें से फ्लो होने, इसमें से ड्रॉप होने वाला वोल्टेज होगा V1, इसका होगा V2, इसका होगा V3, इसका होगा V4, इसका होगा V5। तो वो भी आप यहाँ लिख लेंगे। ओके सर। ठीक है, अब ये जितने भी करंट आ रहे हैं ना, इन सबको आप साइन के साथ लिखना। पॉजिटिव साइन अगर आ रहा है तो पॉजिटिव साइन लिखना, नेगेटिव साइन आ रहा है तो नेगेटिव साइन लिखना। सही है? डिपेंडिंग अपॉन, यहाँ अगर आप मीटर लगा रहे हो ना तो मीटर का मतलब कोई भी एक डायरेक्शन ले लेना, बार बार मीटर चेंज नहीं करते रहना। मिसाल के तौर पे आपने कन्वेंशनल फ्लो की डायरेक्शन लेनी ना कि करंट यूं फ्लो हो रहा है सर्किट में से क्लॉकवाइज, तो बस आप एक ही मीटर लगा देना, मतलब एक ही डायरेक्शन। मीटर में बार बार चेंज नहीं करना पोलैरिटी, और जो भी करंट आ रहा है वो यहाँ लिख लेना बस। ये सिर्फ करंट मेजर करने के लिए टेबल है। ठीक है, अब आ जाते हैं टास्क नंबर 3 में। टास्क नंबर 3 भी बहुत आसान है भाई। एक सर्किट आपको एक डिफरेंट तरीके से सर्किट बनाने को दिया गया है और उसमें करंट और वोल्टेजेस मेजर करना है। अब ये जो सर्किट आपको नजर आ रहा है इसमें एक एडिशनल चीज है। ये तो वही पुराना सर्किट है, पैरेलल सर्किट बना हुआ है, R1 R2 R3 सर आपस में इसमें की पैरेलल लगी है। है बस।
हाँ इसमें की लगी हुई है, इसको स्विच कहते हैं। सही है, ये स्विच है, 2 वे स्विच है आपके पास, जो कभी कनेक्ट हो जाता है पोजीशन 1 में, कभी कनेक्ट हो जाता है पोजीशन 2 में। नीचे आपको डिफाइन किया हुआ है कि जब पोजीशन 1 में है तो I1 I2 I3 आपने कैलकुलेट करना है, यानी इनमें से फ्लो होने वाला करंट, V1 V2 V3 कैलकुलेट करना है, इनमें ड्रॉप होने वाले वोल्टेजेस। समझ में आ रहा है? यस सर। और जब पोजीशन 2 में कनेक्ट है तो आपको ये नीचे वाला टेबल फिल करना होगा। अब मुझे ये एक चीज बताओ, बहुत आसान सी चीज है कि पोजीशन 1 में जब ये स्विच कनेक्ट होगा पोजीशन 1 के साथ, तो ये वैल्यूज क्या होंगी, V1 V2 V3? सर 24 वोल्ट। 24 सर पैरेलल में ना तो वोल्टेज सेम पैरेलल है ना तो सेम होगी सर। सर, दोनों में सेम होगी, पोजीशन 1 और 2 में दोनों में सेम होगी। बिल्कुल ठीक है, तो इसका मतलब यार दोनों अच्छा है, जगह सर रेजिस्टेंस पैरेलल है सर। माशाल्लाह आप लोग यानी समझते जा रहे हो चीजें। तो बस ये सिंपल सी चीज थी भाई कि अगर मैं इसको पोजीशन 1 में कनेक्ट करूं या पोजीशन 2 में कनेक्ट करूं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों में सर्किट मेरे पास पैरेलल ही है और वही सोर्स कनेक्ट है, क्योंकि सोर्स का एक टर्मिनल कनेक्ट हो जाएगा इसके साथ और दूसरा टर्मिनल इसका भी ग्राउंड है, सोर्स का भी ग्राउंड है, तो सोर्स का दूसरा टर्मिनल कनेक्ट हो गया इसके साथ, तो जो सोर्स के वोल्टेजेस वही पोजीशन 1 के वोल्टेजेस और जो सोर्स के वोल्टेजेस वही पोजीशन 2 के वोल्टेज। 2 के वोल्टेज सही तो सर। यहाँ सब में आ जाएगा 24। अब देखो ये बगैर सर्किट को सॉल्व किए हुए सिर्फ सर्किट को देख के बता दिया हमने, तो इसी तरह आप लोग भी पहले सर्किट को देखा करो, उसके बाद उसको सॉल्व किया करो या फिर मल्टीसिम पे परफॉर्म किया करो, लेकिन खुद से पहले आइडिया होना चाहिए कि सर्किट के अंदर होगा क्या। और इसको अब दूसरे तरीके से सॉल्व करने का क्या तरीका है, I1 I2 I3 आप निकाल लोगे मल्टीसिम में। सर हम इन सब की ग्राउंड एक लगा के उस पे स्विच नहीं लगा सकते? हाँ इन सब के सर ग्राउंड एक ग्राउंड तो अभी भी एक ही है मतलब इन सब के। पोजीशन नहीं, मतलब ये तो अभी सर 3 लगे हुए हैं ना, सोर्स का अलग है और पोजीशन 1 और 2 का भी अलग अलग है। सोर्स क्या है? सर ये जो बैटरी है ना 24 वोल्ट की, इसके साथ अलग ग्राउंड लगाया हमने, और जो है ना पोजीशन 1 और नहीं पोजीशन 2 नहीं, में भी अलग अलग से लगाया। देखो वो अलग तो देखने के लिए तुम्हें अलग है ना, मतलब आसानी हो गई मुझको, अगर मैं बनाता इसको तो मैं इस लाइन को भी यहाँ पर लेकर आता, यहाँ इससे मिलाता, और इस लाइन को भी लेकर आता इससे मिलाता, तो वो हमने सिंबल के लिए, यानी सिंबल को देखने के लिए हमने ये कर दिया कि ग्राउंड यहाँ लगा दिया, ग्राउंड यहाँ लगा दिया। अब एक्चुअल में जो बंदा देख रहा है ना इस सर्किट को एनालिसिस के लिए, उसको ये मालूम है कि ये टर्मिनल आके इसी से कनेक्ट हो रहा है और ये टर्मिनल आके इसी से कनेक्ट हो रहा है, वो बनाया नहीं है बंदे ने सर्किट को सिंप्लीफाइड दिखाने के लिए। मल्टीसिम में जब बनाओगे तो बेशक तुम इस पूरे ग्राउंड को उठा के इसके साथ कनेक्ट कर दो, तुम चाहो तो यहाँ भी एक ग्राउंड लगा दो, यहाँ भी एक ग्राउंड लगा दो, तो मल्टीसिम को भी मालूम होगा कि ये दोनों टर्मिनल आपस में मिले हुए हैं, खुद से सर कनेक्ट अगर करने की ऐसे ही जरूरत छोड़ नहीं है। दें तो भी चल जाएगा क्या, मतलब मल्टी सिम में ऐसे सर्किट? छोड़ दें मतलब ग्राउंड नहीं लगाए? नहीं, जिस तरह बना हुआ है ऐसे ही कनेक्ट ना करें बिल्कुल तो भी चल बिल्कुल जाएगा? बिल्कुल चलेगा, वैसे भी तो ये तो चलेगा। कनेक्टेड ही नहीं है सर पूरा सर्किट। कैसे कनेक्ट नहीं है, ग्राउंड है ना, देखो ओके ओके सही सही। ग्राउंड का, देखो ये ग्राउंड का सिंबल आता है ना, उस ग्राउंड के जी सिंबल के साथ अगर कोई चीज भी कनेक्ट है तो इसका मतलब वो ग्राउंड है। इस सिंबल के साथ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट है तो इसका मतलब ये ग्राउंड हो गया। इस सिंबल के साथ इन सारे रेजिस्टर का ये वाला टर्मिनल कनेक्ट है, इसका मतलब ये भी ग्राउंड हो गया। अब ये दोनों ग्राउंड सेम सिंबल है तो इसका मतलब ये दोनों आपस में कनेक्ट है। समझ में आ रही है? ओके यस सर। सर, ये समझ तो आ गई। सर्किट बनाने में और मल्टी सिम में बनाने में आप ग्राउंड के सिंबल जगह जगह रख दो, वो सब आपस में खुद ही कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन जब एक्चुअल सर्किट हम लोग बनाते हैं ना लैब के अंदर या कभी भी आप लोग सर्किट वर्किट बनाओगे, तो उसमें ये उसमें सिंबल थोड़ी होता है, उसमें तो एक ही जगह होगी जहाँ ग्राउंड आ रहा होगा, तो हर चीज को लाके वहां कनेक्ट करना होगा फिजिकली। वहां आप अज्यूम नहीं कर सकते कि ये चलो ग्राउंड का सिंबल लगा दिया, यहाँ सिंबल विंबल कोई चीज नहीं होती एक्चुअल चीज के अंदर। क्लियर हो गया? यस सर, ये क्लियर है। ठीक है, तो आप यहाँ पर करंट तीनों के मेजर कर सकते हो। इन तीनों के करंट मेजर करने के बाद आप खुद से इनको वेरीफाई कैसे कर सकते हैं? एक तो तरीका ये है कि
थ्योरेटिकल कैलकुलेशन से वेरीफाई कर लिया जाए। दूसरा क्या तरीका है कि ये तीनों करंट आपने सही निकाले हैं। सर मतलब थ्योरी और मल्टीसिम के अलावा कौन सा तरीका होगा? हाँ, मतलब मल्टीसिम में तो आपने तीनों इंडिविजुअल करंट्स निकाले ना। अब ये तीनों इंडिविजुअल करंट सही है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? सर सिंपल V सर इक्वल्स इनका टू आईटी निकाल के लेंगे। फिर जो है ना ये इनको प्लस करके। ये जवाब है बिल्कुल, कि एक एडिशनल चीज आप लोग और निकाल लेना यहाँ पर, इनका आईटी यानी टोटल करंट। वो टोटल करंट चाहे तो यहाँ एमीटर लगा दो, चाहो तो इस स्विच के बाद लगा दो। जब इसको पोजीशन 1 में कनेक्ट करोगे तो वो टोटल करंट इन तीनों का सम होना चाहिए। ठीक है? सर वो लिखना तो नहीं है, बस खाली मतलब प्रूफ करने के हाँ लिए बस। राइट, तो मैंने क्वेश्चन भी यही पूछा था कि ये तीनों आपने निकाल लिए, यहाँ लिख दोगे, लेकिन ये वेरीफाई कैसे करोगे कि ये सही लिख रहे हो या नहीं? तो वो एक एडिशनल चीज निकाल लेना, तो उससे वेरीफाई भी हो सकता है कि इन तीनों का सम जो है वो एडिशनल चीज बननी चाहिए आईटी। सिमिलरली ये काम इसमें भी हो सकता है। ठीक है, अब रही बात कि ये स्विच कैसे आएगा। अभी तक बाकी सब चीजें तो आप लोग मल्टीसिम में लेकर आ चुके हैं, स्विच का देख लेते हैं। तो स्विच में आप लोग को बता देता हूँ मैं। यहाँ पर डिजाइन 3 के अंदर मल्टीसिम हो गई शेयर। यस सर। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर आओ। देखो, आप लोग आना है डेटाबेस यानी वही लाइब्रेरी के अंदर जाना है, ग्रुप के अंदर बेसिक कर देना। बेसिक के अंदर ये आ गया स्विच, नजर आ रहा है सबको? यस सर। सही है। अब इस स्विच के अंदर ना 10,000 किस्में, अलग अलग किस्म के स्विच हैं। सिंगल पोर्ट, डुअल पोर्ट, ये अलग अलग किस्म के होते हैं बिट में स्विचेस। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए सिंगल पोर्ट डुअल थ्रो। इसका मतलब ये होता है कि भाई एक तरफ इसका सिंगल पोर्ट है, ये जो आपको नजर आ रहा है एक पोर्ट है, और आउटपुट साइड पे मल्टीपल पोर्ट्स हैं यानी 2 पोर्ट्स हैं। तो कभी ये सिंगल ये वाला पोर्ट इस नोड से कनेक्ट हो जाता है, और जब हम स्विच को टॉगल करते हैं तो ये वाला नोड इस नोड से कनेक्ट हो जाता है। तो सर्किट की रिक्वायरमेंट आपकी यही थी, तो आप ये वाला स्विच सेलेक्ट कर लोगे, प्लेस कर दोगे, और बाकी पूरा सर्किट एज इट इज वैसे ही बनाना है। ठीक है? इसका फायदा ये होता है कि जब आप सर्किट बनाओगे ना, तो रन टाइम पे आप चेंज भी कर सकते हो। आप इसको क्लिक करके ना, कभी ये मतलब सिमुलेशन चल रही है आपकी, आपने क्लिक करके कभी ये वाला पोजीशन कनेक्ट कर दी, क्लिक करके कभी ये वाली पोजीशन कनेक्ट कर दी। अच्छा, लिखा हुआ है की इज इक्वल टू स्पेस, तो स्पेस बार जब दबाओगे ना तब भी ये स्विच चेंज हो जाएगा। अब देखो मैं क्लिक नहीं कर रहा, कीबोर्ड पे सिर्फ प्रेस कर रहा हूँ, तो तब भी ये टॉगल कर रहा है अपनी पोजीशन। ठीक है, हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा। यस सर। ठीक है भाई, अब देख लेते हैं लैब के अंदर। टास्क 2 और 3 में सिर्फ मल्टीसिम की वो लगानी है, एक स्नैप। नहीं, 2 और 3 के अंदर आप ये सर्किट मल्टीसिम के अंदर बनाओगे, मीटर वीटर जहाँ लगाने हैं वो लगा दोगे, और एक स्नैप लगा दोगे, और ये मीटर रीडिंग्स लिख लोगे सारी। इनमें कैलकुलेशन की वो नहीं आएगी, नहीं, कैलकुलेशन की नीड नहीं है। मगर मल्टीसिम की एक पिक लगानी है इनमें। हाँ जाहिर सी बात है, तो वरना ये कैसे चीजें लिख लोगे आप? मतलब ये क्या किया ऐसा जादू कि बगैर कैलकुलेशन बगैर मल्टीसिम के यहाँ वैल्यूज आ गई? तो कोई एक जादू दिखाना होगा, या तो कैलकुलेशन दिखाओ या मल्टीसिम दिखाओ। कैलकुलेशन का यहाँ लिखा हुआ ही नहीं है, ये लिखा हुआ मल्टीसिम इम्प्लीमेंटेशन है, तो मल्टीसिम की स्नैप लगाओगे। ओके सर। ठीक है? अच्छा, अब आ जाते हैं पोस्ट लैब टास्क। अब देखो पोस्ट लैब टास्क क्या है, ये तो आज की लैब थी यहाँ तक। पोस्ट लैब के अंदर सिमिलर यही सर्किट है जो आपने ऊपर बनाया, यही सर्किट नीचे बना हुआ है। अब इसमें वो क्या कह रहा है, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सबसे पहले हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर एंड करंट फ्लो। अब ये जो भी सर्किट आपके पास लगा हुआ है, इसकी पोजीशन 1 और पोजीशन 2 में आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है,
वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर फाइंड करना है और करंट फ्लो फाइंड करना है फॉर द फिगर, दोनों पोजीशंस के लिए। सही है। ड्रॉ करंट फ्लो डायरेक्शन ऑफ ईच स्विच पोजीशन। तो अब ये डिटरमाइन कैसे करोगे भाई? ये आप करोगे कैलकुलेशन से, यानी पोस्ट लेफ्ट सेक्शन जो है ना, ये आपका कैलकुलेटेड सेक्शन है। इसमें आप क्या क्या करोगे? इसमें आपने सिर्फ मल्टीसिम इम्प्लीमेंटेशन कर दी दोनों में। इसमें अब आप क्या करोगे? पोजीशन 1 पोजीशन 2 के लिए वोल्टेजेस भी निकालोगे, रेजिस्टर के करंट्स भी निकालोगे और इनकी डायरेक्शन भी निकालोगे और वो बता दोगे। ठीक है, क्लियर हो गया? मतलब ये बहुत सिंपल सा है, कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं है। पोजीशन 1 में भी ये तीनों रेजिस्टर आपस में पैरेलल हैं, तो एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी। डायरेक्शन क्या होगी? बस ऑपोजिट या वो? नहीं, अपोजिट नहीं भाई, सोर्स की डायरेक्शन देखो, ये पॉजिटिव है ना, तो करंट फ्लो यहाँ से स्टार्ट हुआ। अब मिसाल के तौर पे पोजीशन 1 पे कनेक्ट है, तो यहाँ आया। अब इसके ऊपर इसकी डायरेक्शन बना देना लेफ्ट टू राइट, एरो बना हर देना एक। रेजिस्टेंस पे करंट की डायरेक्शन दिखानी है या जी, फिर बस टोटल करंट की? हर अच्छा, रेजिस्टेंस पे दिखा दो। तो वो तो सर ईच स्विच पोजीशन लिखा है ना? हाँ, तो ईच स्विच पोजीशन का मतलब है कि पहले 1 में दिखाने है आपकी करंट की डायरेक्शन, यानी करंट यहाँ से आएगा, यहाँ नहीं जाएगा कुछ भी। पोजीशन 2 में अगर स्विच 1 पे कनेक्ट है, करंट यहाँ से आके ऊपर चले जाएगा और हर रेजिस्टर में से फ्लो होगा, फिर दोबारा इस नोड में होगा, फिर ग्राउंड हो जाएगा। और जब पोजीशन 2 में कनेक्ट होगा स्विच, तो करंट आया, पोजीशन 1 की तरफ कुछ नहीं जाएगा, यहाँ आएगा, यहाँ से चले जाएगा इधर, इस पॉइंट पर आके अच्छा, ये बस स्प्लिट ड्रॉ होगा। करना है। हाँ, ड्रॉ करना है, यानी आपको ओके, स्विच क्लियर हो जाए कि स्विच करंट को फ्लो कैसे करवाता है। ठीक है, एक तो वो ड्रॉ करना है, दूसरा इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है, तीसरा उनका करंट करंट भी निकालना है ना। करंट खैर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन निकाल लेना, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ ओम्स लॉ से निकल जाएगा यार, इतनी परेशानी की बात नहीं है। बनाओगे 3 रेजिस्टर लगे में सिर्फ। अच्छा भाई, वो कर लोगे? अब आ जाओ, ये टास्क 2 जरा पढ़ो, 5 मिनट है, और मुझे बताओ कि इसका क्या सोल्यूशन निकलता है आप लोग के पास। सिर्फ पार्ट नंबर ए पढ़ो अभी, और कोई सोल्यूशन है तो बताओ। सर सॉल्यूशन का तो पता नहीं है, बाकी ये समझ गए हैं कि क्या कह रहा है। अच्छा, सोल्यूशन का नहीं पता लेकिन समझ में आ गई, तो क्या समझ में आई अब ये समझा दो बाकी क्लास को। सर एक वोल्टेज सोर्स है और जो है ना उसके पैरेलल जो है ना वो लगे हुए हैं, बल्ब लगे हुए हैं ये 2.2 पता है वैसे बात के किसकी हो रही है? रेजिस्टर। सर्किट की हो रही है ना सर? किसकी हो रही है? हाँ, सर्किट की तो बात हो रही है। मतलब ये शादियों में जो लाइट लगती है ना, हाँ सर, बहुत। उसी की बात कर रहा हाँ, हूँ। शादियों में जो लाइटें लगती हैं उनकी बातें कर रहा है। ठीक है, तो हाँ, अब बताओ क्या क्या समझ में आई। इसकी सोर्स है। सर इन सब जितने भी बल्ब हैं सबके जो है ना करंट मतलब मालूम करने है, ईच का करंट मालूम करना है। सही है। और उसके बाद ये बताना है कि जो पैरेलल में ये क्यों बेटर थे रादर इन सीरीज। तो ये चीज समझ में नहीं है, बाकी सारा कर लेंगे इंशाल्लाह। चलो, तो अब पहला पार्ट तो बता दो कि पहले पार्ट का सर आंसर क्या पहला होगा। पार्ट तो आसान है, वो बस ओम्स लॉ से हो जाएगा, क्योंकि जब सारी ओम्स लॉ के रेजिस्टेंस जरिए सेम है सर तो सब हर के थ्रू करंट भी सेम होगा। चले, बिल्कुल सही बात, क्योंकि अगर हम एक रेजिस्टर, मतलब हमें हर बल्ब की रेजिस्टेंस बताई हुई 2.2 किलो ओम्स है, और सबका वोल्टेज हमें मालूम है कि 110 वोल्ट है, तो वोल्टेज सबका ये है, रेजिस्टेंस सबकी ये है, तो मैं किसी भी एक का करंट निकाल लूँ, वही सबका करंट होगा, यानी हर बल्ब में से वही करंट फ्लो हो रहा होगा। टोटल करंट तो सम अप होके कितना हो जाए वो हमें नहीं मालूम, जितने बल्ब लगाए होंगे टोटल करंट उतना सम अप करो, वो उतना हो जाएगा टोटल करंट। लेकिन हर बल्ब का, ईच बल्ब का इसने हमें करंट पूछा है ना, व्हाट इज द करंट थ्रू ईच बल्ब, तो वो ईच बल्ब का करंट कैलकुलेट ऐसा हो सकता है V डिवाइडेड बाय R, तो वो जो भी करंट आएगा वो लिख लोगे। अब ये कह रहा है कि तो सर भाई, हाँ, ये यहाँ तक जी क्लियर हो ये गया। ये हाँ यहाँ तक क्लियर। हाँ, अब ये कह रहा है कि why it is better to have these bulbs in parallel rather than in series।
क्योंकि सीरीज में मतलब अगर एक खराब हुआ तो सब बंद हो जाएंगे, बिल्कुल मगर सही जवाब, रहेंगे। बिल्कुल सही जवाब। ये इसका सोल्यूशन होता है कि जितनी भी शादियों में लाइटें वाइटें लगती हैं ना, या इवन एलईडीज आप लोग को नजर आती हैं लगी हुई, तो वो सब पैरेलल कनेक्टेड होती हैं। उनमें से आपने देखा होगा कि शादियों की लाइट वाइट जो लगी होती है ना, बीच में से एक दो बल्ब फ्यूज हुए हैं लेकिन फिर भी सब जल रहा है। बीच में से एक एक लाइन नहीं जल रही होती है लेकिन बाकी सब फिर भी ग्लो कर रही हैं। तो वो ग्लो तभी कर रही हैं कि वो सब आपस में पैरेलल कनेक्ट हैं, कि अगर एक खराब हो भी जाए ना तो उसको सोर्स वोल्टेज हमेशा मिलता रहे। सोर्स वोल्टेज हमेशा कब मिलेगा? जब पैरेलल होगा। सही है। तो अगर एक खराब भी हो जाए बीच में तो बाकी सब चीजें चलती रहेंगी, तो वो कंटिन्यूटी रहती है। इसी वजह से सर हम पैरेलल में लगाते हैं। जी सर ये आप उन लाइटों की बात कर रहे हैं जो छोटी छोटी लाइटें होती हैं, मतलब पूरी लड़ियां जिसकी बनी होती हैं? देखो, कुछ एलईडीज लाइट आजकल सीरीज में भी आती हैं लेकिन मोस्टली जो है ना वो पैरेलल होती हैं। मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। देखो, मिसाल के तौर पे तुमने यहाँ पर बल्ब लगाया हुआ है। हमने बल्ब, समझ लेना बस ये बल्ब है। बस पूरा बनाने की जरूरत नहीं है ना। अब गोल अंडा बना देता हूँ तो वो बल्ब होगा। ये बहुत सारे बल्ब लगे हुए हैं। सही है। इनको पावर देने के लिए एक सप्लाई चाहिए और ग्राउंड चाहिए, तो वो सप्लाई और ग्राउंड तुमने यहाँ लगाया हुआ है। अब डेकोरेशन वाला क्या करता है कि भाई एक पैरेलल लाइन चलाता है ऊपर यहाँ तक, और ग्राउंड की एक पैरेलल लाइन चलाता है नीचे यहाँ तक, और इन सारे बल्ब को कनेक्ट कर देता है यूं। तो अब बताओ, ये सीरीज कनेक्शन है पैरेलल कनेक्शन है? सर पैरेलल है। पैरेलल पैरेलल कनेक्शन, सही है, पैरेलल कनेक्शन है। अब इन केस मसला हुआ कि एक बच्चा आया, उसने पत्थर मारा और एक ये वाला बल्ब तोड़ दिया, तो अब आपके पास ये वाला बल्ब टूट गया, ये काम ही नहीं कर रहा। सही है। तो बाकी बल्ब तो भाई पैरेलल कनेक्ट है। इनको ग्लो करने के लिए या इनको काम करने के लिए क्या चाहिए? इनको काम करने के लिए चाहिए कि इनके पास एक सप्लाई वोल्टेज आ रहा हो, इनमें से करंट फ्लो। सप्लाई वोल्टेज डायरेक्टली कनेक्टेड है, उसका इस बल्ब से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये फ्यूज होता है, ग्लो करता है, उसका कुछ ताल्लुक नहीं। वो डायरेक्टली कनेक्टेड है इसके साथ। सही है। और इसमें से करंट फ्लो तभी करेगा जब हमारे पास पाथ पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पाथ पूरा कंप्लीट हो रहा है, ये दोबारा बैटरी में चले गए, तो सप्लाई वोल्टेज भी आ रहा है, इसमें से करंट भी फ्लो होगा, तो ये बल्ब ग्लो करता रहेगा। ठीक है, पैरेलल का फायदा हो गया। अब एज्यूम करते हैं कि ये बल्ब लगे हुए होते हैं सीरीज में। मैं गोल अंडे बनाता हूँ और वो सीरीज में लगाता हूँ। सीरीज में लगाने लगते कैसे हैं भाई? एक आपके पास सप्लाई होती है, वो सप्लाई एक चीज में जाती है, फिर इसका दूसरा टर्मिनल अगले वाले का इनपुट बन जाता है, फिर इसका आउटपुट अगले वाले का इनपुट बन जाता है, फिर इसका आउटपुट अगले वाले का इनपुट बन जाता है, और आपके पास सर्किट हो जाता है कंप्लीट यहाँ से। अब ये फंक्शंस में लाइट बहुत अच्छे से जल रही थी। अब वही कोई बच्चा अच्छा आया, उसने क्या किया भाई, एक बल्ब को तोड़ दिया। अब आपके पास इस बल्ब को उसने ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, तो इसका मतलब अब इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही है। पहले तो सब ग्लो कर रहे थे, अब सप्लाई वोल्टेज करंट देने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्योंकि इस बल्ब का आउटपुट दूसरे बल्ब का इनपुट था। एक तो म्यूट कर दें बाकी सारे, लास्ट सब म्यूट कर दो, किसी का माइक खुला हुआ है। भाई जॉन जेफरी। अच्छा खैर, तो भाई क्या हुआ, देखो, मतलब आपने इस लाइट को ब्रेक कर दिया, तो इसका मतलब इसमें से करंट फ्लो नहीं हो सकता। जब इसमें से करंट फ्लो नहीं हो सकता तो इसका मतलब ये ओपन सर्किट हो गया। और हमें करंट फ्लो होने के लिए क्या, एक क्लोज लूप चाहिए ना। क्लोज लूप तो बन ही यस। नहीं रहा, तो इसका मतलब अब ये वाला बल्ब हालांकि ठीक है,
लेकिन क्योंकि कनेक्टिविटी ब्रेक हो गई तो इसका मतलब अब ये वाला बल्ब भी ग्लो नहीं करेगा, ये भी ग्लो नहीं करेगा और ये भी ग्लो नहीं करेगा। तो इस किस्म की जितनी भी लाइट्स होती है ना, उन सबको पैरेलल वोल्टेजेस दिए जाते हैं, यानी जितने भी कनेक्शन है ना पैरेलल के, एक खराब हो जाए अगर तो बाकी सब हमारा काम चलता रहे, कोई मसला नहीं हो उसमें। सही है, तो ये इसका रीजन है। समझ गए सर। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं दूसरा सवाल सर क्या है। इस हिसाब से तो सर घरों के कनेक्शन भी फिर पैरेलल हुए सारे? घर के सारे कनेक्शन पैरेलल ही होते हैं। मुझे पता नहीं था ना इसलिए। तो मतलब के इलेक्ट्रिक पैरेलल ही देता है आपको, ऐसा नहीं होता कि आपके घर की लाइट जाएगी तो सबकी जाएगी। हाँ, पीएमटी से क्योंकि वो सीरीज में निकल रहे होते हैं ना, फिर पीएमटी जब उड़ेगी ना तो सबकी लाइट जाएगी, क्योंकि वहां से करंट आके डिवाइड हो रहा है। लेकिन अगर आपके घर के वायर में कोई मसला आता है ना, या घर के ब्रेकर में कोई मसला आता है, तो फिर सबकी लाइट नहीं जाती, फिर सिर्फ आपका ही मसला आता है। इसी तरह आपके अगर पूरा एक घर है, उसके किसी एक रूम में मसला आता है ना, क्योंकि पैरेलल वोल्टेजेस सब जगह पहुंचे हुए होते हैं, मतलब एक तो मेन ब्रेकर होता है ना, उस मेन ब्रेकर से ही सारी चीजें स्प्लिट हो रही होती हैं, तो फिर हो सकता है कि सिर्फ एक रूम में मसला है, बाकी पूरे घर में मसला नहीं आए। वरना ऐसा होता है कि भाई यहाँ रूम में बैठे हुए कुछ कर रहे हैं, लो वही मोहल्ले की लाइट चली गई। सर इसकी ये भी वजह हो सकती है ना कि सीरीज में लगाने से वोल्टेज सेम नहीं मिलते, मतलब जैसे घर की वायरिंग है अभी सबको 220 देखो, वोल्ट अलग अलग फायदे हैं, दोनों के अलग अलग फायदे हैं। एक फायदा सीरीज में लगाने का ये है कि करंट जो है ना वो आप कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि करंट सबका सेम होगा। सही है, वोल्टेज सबके डिफरेंट होंगे, तो करंट आप कंट्रोल कर सकते हो। पैरेलल में करंट कंट्रोल आपके पास नहीं होता। पैरेलल का ये नुकसान है कि जो चीज़ भी पैरेलल लगती जाएगी ना, वो अपने हिसाब से करंट लेती जाएगी। लेकिन सीरीज में करंट आपके हाथ में होता है कि करंट कंट्रोल कर सकते हो आप। सर्किट सीरीज में हमेशा वो एक ही करंट देता रहेगा। तो अलग अलग चीज़ों के अलग अलग फायदे हैं। मोस्टली जो ये चाइना एलईडीज आ रही है ना आजकल, ये पैसे वैसे बचा, देखो पैरेलल में पैसे भी ज़्यादा लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपको एक पैरेलल लाइन जो बल्ब नंबर 1 में जा रही है ना, वो बल्ब नंबर 100 में भी लेके जानी है, वही पूरी तार। सीरीज में ये इस तार की बचत है कि आपको एक पूरी तार वहां तक नहीं लेके जानी, आपने बस एक कनेक्टिविटी बनानी है, और वो कनेक्टिविटी अगर कंप्लीट हो जाए तो सारे बल्ब ग्लो करना शुरू हो जाएंगे। तो अलग फायदे अलग नुकसान है। ठीक है, लेकिन मोस्टली पैरेलली यूज होता है बस, और ये उसका रीजन है कि वो हम बचत हो जाती है हमारी, कि एक भी खराब हुआ तो पूरा खराब हो जाएंगे। अच्छा, अब दूसरा सवाल पढ़ो। कह रहे कि भाई 3 आपके पास इक्वल वैल्यू के रेजिस्टर हैं 470 ओम्स। ठीक है, कैन बी कनेक्टेड इन 4 डिफरेंट वेज। 4 अलग अलग तरीकों से सर्किट में ये कनेक्ट किए जा सकते हैं। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब उन 4 अलग तरीकों से कनेक्ट करोगे, उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे, वोल्टेज ड्रॉप निकालोगे और करंट फ्लो निकालोगे। सर डिफरेंट वेज कैसे, मतलब पहले सारे पैरेलल में, फिर सारे सीरीज में, फिर 2 पैरेलल 2 सीरीज, इस तरह या कोई और तरीका है? बिल्कुल यही तरीका है, दूसरा कौन सा तरीका होगा? इसी तरह मतलब एक तरीका तो ये हो गया, मैं भी 2 ही तरीके बताऊंगा तुम लोग को, बाकी 2 तरीके खुद से सोचने हैं। 3 है ना? हाँ, मैं आसान वाली बताऊंगा। एक तरीका ये हो गया और एक तरीका ये हो गया। एक रेजिस्टर, दूसरा रेजिस्टर और तीसरा रेजिस्टर। ठीक है भाई, ये सीरीज में, ये पैरेलल में। अब हो सकता है हिंट दे देता हूँ, तीसरा तरीका हो कि एक सीरीज 2 पैरेलल, और चौथे में कोई हिंट ही नहीं दूंगा, जाओ खुद से करना है। तो सर दे तो दिए चारों के। हाँ, सर चारों के हिंट दे तो दिए, सब कुछ तो बता दिया। चलो अब कर लेना, मेरे हिसाब से अभी भी नहीं हो पाएगा, करना खैर। सर इतना तो भरोसा करें हम पे सर। अबे मतलब तुम लोग बातें बीच में ऐसी कर देते हो ना कभी कभार, फिर भरोसा उठ जाता है मेरा। तो यहाँ तक आके हमारी लैब ख़त्म हो गई आज। ठीक है भाई, अब इस लैब के अंदर कोई सवाल, कोई परेशानी, कोई चीज़ ना हो सके?
सर ये 4 तरीकों के अलावा भी कनेक्ट हो सकते हैं ना? बस 4 तरीके हैं, अब इतनी नहीं फनकारी, 4 तरीकों से ही कनेक्ट हो सकता है। इसके अलावा दिखा देना, हो सकता है कुछ ज्यादा हो सकता हो, मतलब वैलिड हो रीजन, तुम कोई चीज ले आओ, नहीं नया तरीका ले आओ, लेकिन पता नहीं 4 लिखे में तो 4 ही होंगे। ठीक है, क्लास कोई सवाल? नो सर। सब चीजें डन है, कल आप लोग आ रहे हैं फिर? सर इंशाल्लाह। चलो इंशाल्लाह फिर कल आप लोगों की है, आई थिंक 10 बजे ओरिएंटेशन है और 12 बजे लैब स्टार्ट है ना, 12:40 पर, 12:40 पर आप लोग की वर्कशॉप की लैब है। ठीक है, फिर वहाँ आप लोग की मुलाकात होती है इंशाल्लाह कल यूनिवर्सिटी। ठीक है, फिर अगर कोई क्वेश्चन नहीं है, अटेंडेंस के लिए सबने कमेंट लिख दिया चैट पर, अपना नाम और आईडी। वर्कशॉप की लैब का मैसेज तो नहीं आया? क्या चीज? वर्कशॉप की लैब का मैसेज नहीं आया? मैसेज नहीं आया तो कल आप लोग मेरे ख्याल में आएंगे ना ओरिएंटेशन के लिए, 10 बजे तो ओरिएंटेशन का मैसेज आया ना, जी जी। तो स्केड्यूल में फिर लैब है आप लोगों की। सही। ठीक है, तो पूछ लेना अपने लैब, जो भी आपको लैब कराते हैं वर्कशॉप के, उनसे पूछ लेना, नहीं तो तारिक एक होते हैं एकेडमिक ऑफिसर, उनसे भी आप पूछ सकते हैं कि क्या स्केड्यूल है कल का, ओरिएंटेशन कितनी देर चलेगी। जी जी सही, थैंक यू सर। ठीक है, फिर एंड करते हैं, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो। ओके, अटेंडेंस जिन्होंने नहीं लिखी है वो चैट पे लिख दें, मैं भी हूँ 1-2 मिनट, जिन्होंने लिख दी है अच्छी बात है, उनको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, एंड करते हैं।